हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज जो हमारी अनडाउट बिजनेस रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका 7th सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग डिस्कस करेंगे। इसमें अभी तक हमने 6 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं टिल स्टाफिंग। तो अगर आपने अभी तक स्टाफिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेकआउट कर लीजिएगा, वो अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज हम डायरेक्टिंग चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इससे पहले आप इस पर आए, मैं चाहूंगी कि आप उसके नोट्स देख लीजिए, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा जो मैंने इस पर डाले हैं, ताकि आपको जो है सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाए और फिर वापस से रिवीजन के लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें भी जो हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप देखिएगा। तो सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था कि डायरेक्टिंग होता क्या है। तो डायरेक्टिंग रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, डायरेक्टिंग रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, inspiring, motivating employees in organization so that their efforts help in achievement of goals। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंस्ट्रक्शंस दे, उनको गाइड करे, उनको इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे, ताकि वो हमारे जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उसकी एक ही डायरेक्शन हो, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो in the words of Coons and O'Donnell, direction is a complex function that includes all those activities which are designed to encourage the subordinates to work effectively and efficiently। इनके वर्ड्स में दोस्तों ये जो ऑथर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशन हर एक चैप्टर में देखने को मिलती है। तो अगर आप इनकी डेफिनेशन या फिर हेनरी फेयल की डेफिनेशन हो गई, कुछ कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो मतलब मैंने देखे कि इनकी डेफिनेशन रहती ही है। तो अगर इनकी डेफिनेशंस आप अगर अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इनके वर्ड्स में डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें सारी की सारी वो एक्टिविटीज आती हैं जिससे कि हम सबऑर्डिनेट को इनकरेज कर सके, ताकि वो हमारे गोल अचीवमेंट में मदद कर सके और काम कैसे करे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो आई होप हमने ये वाली डेफिनेशन, ये वाला मीनिंग ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था, ये आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन से ही हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते हैं एक्शन। कैसे काम करना है, कौन करेगा, ये सारी चीजें जो है कैसे डिसाइड होंगी, डायरेक्टिंग फंक्शन से डिसाइड होंगी। जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देगा, कोई हमें गाइड करेगा, तभी हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। तो दैट इज टू इनिशिएट एक्शन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट्स। देखिए, जो एम्प्लॉय के एफर्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन या ये डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स है, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन फॉर द एफर्ट्स, दैट इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो जितने भी एम्प्लॉय के एफर्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हें हमें इंटीग्रेट करना है, उन्हें हमें एक साथ लेकर आने हैं, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय एफर्ट। फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्शन जो है वो एक इंस्पायर करने का तरीका है, मोटिवेट करने का तरीका है एम्प्लॉयज को। ठीक है, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर डायरेक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म हो रहा है, सारे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स अच्छी तरह से फॉलो हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो इट ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ठीक है, सब कुछ अच्छी तरह से चल सकता है बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो दैट इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। फिर फैसिलिटेट्स चेंज। अगर कंपनी में कोई चेंज लाना है तो जो सुपीरियर लोग हैं वो सबऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, जो सुपीरियर लोग हैं वो सबऑर्डिनेट को बता सकते हैं कि अब इस काम के तरीके में
चेंज आ गया है तो आप इस तरह से अब काम कीजिएगा। तो कोई भी अगर चेंज इंट्रोड्यूस करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो इट बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। फिर हमने पढ़ा था कि भाई डायरेक्टिंग फंक्शन कंप्लीट कैसे होता है और उन सब का मतलब क्या है। तो हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कौन से थे, देखो, सुपरविजन है ना, मोटिवेशन पढ़ा था, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और लीडरशिप के बारे में पढ़ा था। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है दोस्तों, आपने वो शिल्पा शेट्टी का एक डायलॉग सुना होगा सुपर डांसर में, सुपर से भी ऊपर। सुपर से भी ऊपर मतलब कि सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है फ्रॉम अबाउ, सीइंग फ्रॉम अबाउ। विजन का मतलब होता है देखना और सुपर मतलब ऊपर से, तो सुपर से भी ऊपर मतलब ऊपर से देखना। ठीक है, ऊपर से देखना सुपरविजन का मतलब। तो सुपरवाइजर जो होता है वो क्या करता है, जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो देखता है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या, सुपरविजन। सुपरविजन इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, देखना, मॉनिटरिंग मतलब देखना, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज while they are performing the work, ये होता है सुपरविजन। उसके बाद हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि भाई एक तरह की विल होना, है ना, इच्छा होना कि हमें क्या करना है, काम करना है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो इट मीन्स विल टू वर्क। ठीक है, मोटिवेशन इट मीन्स विल टू वर्क। फिर कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा था कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी जो मैं कर रही हूँ आप लोगों को अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, व्यूज, है ना, ये सब मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस, व्यूज, थॉट्स बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो कम्युनिकेशन में याद रखना एक से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, फिर लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि एक लीडर होता है जो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को क्या करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वही बात हो कि देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, गोल्स को अचीव कर सके, गोल्स को अचीव कर सके। तो बिहेवियर कैसे मोल्ड होगा, बिहेवियर ऐसा क्रिएट होना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कौन से थे, सुपरविजन, ठीक है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। ठीक है, ये 4 हमने डिस्कस किए। फिर हमने सुपरवाइजर के रोल के बारे में देखा था कि भाई सुपरवाइजर का क्या रोल होता है। तो एक्ट्स एज अ लिंकिंग पिन, है ना, सुपरवाइजर वो है जो सुपरविजन करता है और वो एज अ लिंकिंग पिन के रूप में मतलब उसका फंक्शन होता है। वो क्या करता है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उनके बीच में एक पिन की तरह काम करता है, लिंकिंग पिन की तरह काम करता है। जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज से या वर्कर से करवाना चाहती है वो उनसे करवाता है और जो वर्कर के ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, वो किस तक पहुंचाता है, मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो इस तरह से वो एक लिंकिंग पिन की तरह काम करता है और ही इज अ गाइड फॉर वर्कर्स, वो वर्कर्स को बताता है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने मोटिवेशन, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, उसके बारे में देखा था कि मोटिवेशन होता क्या है और कुछ हमने टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था, है ना, कुछ टर्म्स थे जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड थे। तो हमें उसके बारे में बताना है कि भाई सबसे पहले तो मोटिवेशन क्या होता है, फिर इंटर रिलेटेड टर्म्स के बारे में और उसका नेचर मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर के बारे में हमें बताना है कि मोटिवेशन होता कैसे है। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया आंसर को भी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है मोटिवेशन क्या होता है। फर्स्ट पार्ट हियर इज व्हाट इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, स्टिम्युलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। उनमें जितना पोटेंशियल है, जितना वो काम कर सकते हैं उस लेवल तक काम करना चाहिए, उनको उस चीज के लिए इंस्पायर करना, वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है दोस्तों। अगर आप संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस देखते हो, अगर आप किसी और मोटिवेटर के वीडियो देखते हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं कि आप अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करें। ठीक है,
बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करें, जो आपकी कैपेसिटीज है, जो आपके पोटेंशियल है, उसको आप एक्सप्लोर करें, तो वो मोटिवेशन का काम करते हैं। और मोटिवेशन यही होता है, ठीक है। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये एक मेंटल थिंग है, ठीक है। इट इज अ मेंटल फिनोमिना, साइकोलॉजिकल फिनोमिना, कि आप अगर अपने माइंड से स्ट्रांग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और वही है मोटिवेशन, कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, ठीक है। इट इज अ विलिंगनेस टू वर्क, ये एक काम करने की इच्छा है कि अगर मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है तो मुझे काम करना है, ठीक है। इट इज व्हाट इज मोटिवेशन, ठीक है। फिर हमने जो इंटर रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे मोटिवेशन के, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर कौन से टर्म्स पढ़े थे? एक है मोटिव, एक हमने मोटिव के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने मोटिवेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो मोटिव क्या है? मोटिव इज अ इनर स्टेट विच इंड्यूसेस द एम्प्लॉय टू फुलफिल हिज नीड्स। देखो, मोटिव क्या है? एक अंदर से एक, मतलब एक इनर स्टेट है, ठीक है। एक इनर स्टेट है जो कि एम्प्लॉय को इंड्यूस करता है, उसको फोर्स करता है कि हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे नीड्स को फुलफिल करना है। जब कोई नीड होगी तब एम्प्लॉय को काम करने की इच्छा होगी, और वो मोटिवेटेडली काम करेगा, दैट इज मोटिव। एक पर्पस है जिसके लिए वो काम करेगा, ठीक है। फिर मोटिवेशन एक पूरी प्रोसेस है जिससे कि मोटिवेशन किया जाता है, ठीक है। फिर है मोटिवेटर्स, कि मोटिवेशन किन किन टेक्निक से किया जाता है, व्हाट आर द तरीके ऑफ मोटिवेशन, दैट इज मोटिवेटर्स। तो मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स, ठीक है। एक मोटिव होता है जिसके कारण एम्प्लॉय काम करता है और वो मोटिवेटेड रहता है। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे कि वो मोटिवेटेड रहता है, और मोटिवेटर्स वो तरीके हैं जिससे कि हम उसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। फिर हमने नेचर ऑफ मोटिवेशन के बारे में देखा था कि ये एक क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये एक आपका मेंटल स्टेट बताता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, ठीक है। तो दैट इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मैंने जैसा कि बताया, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके प्रति, उसके अचीवमेंट के लिए हमें एक बिहेवियर तैयार करना है मोटिवेशन के द्वारा। तो इससे क्या होता है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बनता है, ठीक है। और एम्प्लॉय गोल की तरफ बढ़ते चले जाता है। फिर जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? अगर हम उसको प्रमोशन कर दे, सैलरी बढ़ा दे, है ना। फिर अगर मैं नेगेटिव मोटिवेशन की बात करूँ तो पेनल्टी, फाइन, है ना, पनिशमेंट, इस तरह से नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। देखो, सामने वाला, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो कैसे सोचता है, वो काम को लेकर कितना मतलब सीरियस है, और किस तरह का उसका बिहेवियर है काम को लेकर, ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। अलग अलग लोग होते हैं, है ना। तो लोगों को पहचानना, उनको जानना काफी मुश्किल हो जाता है। तो लोगों के बिहेवियर में चेंज होने की वजह से क्या होता है? मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानी जाती है। डायनामिक एंड कंटिन्यूअस, मतलब ये चेंजिंग है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, उस हिसाब से मोटिवेशन के तरीके, मोटिवेशन अलग होना चाहिए, और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मोटिवेट कर दिया तो मतलब काम खत्म, है ना। मोटिवेशन जो ऐसा है कि आपको बार बार मोटिवेट करते रहना होता है, ताकि वो जो आपका गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ मोटिवेशन। फिर हमने पढ़ा था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप मेरे वीडियो से इसको एक बार वापस से देखना, ये काफी इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। मैंने इस पर नोट्स भी प्रिपेयर करवाए थे जब हमने पूरी डिस्कस की थी थ्योरी, उसके बाद नोट्स भी थे। तो हमने सबसे पहले अजम्पशंस पढ़े थे, है ना। ये थ्योरी का बेसिस क्या है कि भाई एम्प्लॉय के कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं। एम्प्लॉय के कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं, और उस नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ही वो मोटिवेटेड रहता है।
एम्प्लॉय के जो नीड्स एंड वांट्स है वही उसको इंड्यूस करते हैं कि हमें काम करना है और वो उसको मोटिवेटेड रखते हैं। तो जो मैस्लो सर है उन्होंने क्या करा है, नीड्स एंड वांट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है और उस नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ही मोटिवेशन का काम चलता है। तो सबसे पहले हमने अजम्पशंस पढ़े थे कि भाई थ्योरी के अजम्पशंस क्या है, क्या सोचकर ये थ्योरी बनाई गई है कि देखो बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द नीड्स, क्योंकि एक नीड है तो नीड को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय काम करेगा और उसका बिहेवियर उस नीड को लेकर ही बनेगा कि उसकी जो नीड है उस हिसाब से उसका बिहेवियर रहेगा। ठीक है, जो उसकी नीड्स है उस हिसाब से ही उसका बिहेवियर रहेगा। देयर इज अ हेरारकी ऑफ नीड्स। अब नीड्स जो है वो एक हेरारकी के रूप में होते हैं कि सबसे पहले इस टाइप के नीड्स हैं, फिर इस टाइप के नीड्स हैं, ऐसे ऊपर एक पूरी हेरारकी क्रिएट होती है। तो देयर इज अ हेरारकी ऑफ नीड्स। ठीक है, नीड्स अराइज सिक्वेंशियली। नीड्स अराइज सिक्वेंशियली का मतलब सबसे जो लोअर लेवल नीड है, जो सबसे लोअर लेवल नीड है वो सबसे पहले फुलफिल होगी, फिर हायर लेवल, फिर हायर लेवल, फिर हायर लेवल। तो इस तरह से जो नीड्स हैं वो एक एक करके अराइज होंगी, एकदम से सारी नीड्स हो ऐसी जरूरी नहीं होता है। तो नीड्स अराइज सिक्वेंशियली। ठीक है, अ लोअर लेवल नीड लीड्स टू हायर लेवल नीड, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले लोअर लेवल नीड फुलफिल होगी और फिर हायर लेवल नीड फुलफिल होगी। तो यहाँ पर मैंने एक हायरार्की भी ड्रॉ करी है। देखो सबसे पहली कौन सी नीड होती है, सबसे पहले जो नीड होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले जो नीड होती है वो कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब एकदम बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। ये नीड्स जो है जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी होंगी, साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का मतलब है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी सेफ्टी सही होनी चाहिए, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। एक मतलब हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर आप काम कर रहे हैं। आपकी फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब कि एक फेयर आपको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जिससे आपका सर्वाइवल हो सके। तो दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ये पहली कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें फर्दर दो कैटेगरीज है, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिर उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड, ये थर्ड कैटेगरी की भाई जो आप मतलब जो कंपनी के कलीग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कलीग्स हैं, है ना, तो वो आपस में हार्मनी के साथ काम करे, मिलजुल कर काम करे, तो वो सोशल नीड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बिलोंगिंगनेस नीड है ना। फिर एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि भाई हम हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव कर सके, है ना, जो हमारे गोल्स है उसको अचीव कर सके, तो वो एस्टीम नीड से रिलेटेड हो जाता है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जहां पर इंसान को लगता है कि इसके बाद तो कुछ अचीव ही नहीं करना, बस मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैंने खुद को वो कर लिया है, रियलाइज कर लिया है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, इसके आगे मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो वो होता है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये पूरी हायरार्की है जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहलाती है, जो हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने मोटिवेटर्स के बारे में देखा था। देखो मोटिवेटर्स को इंसेंटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेटर्स को इंसेंटिव्स भी बोलते हैं। और ये इंसेंटिव्स जो है, मोटिवेटर्स जो है वो क्या है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन है। किन किन तरीकों से हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल, है ना, या तो फाइनेंशियल तरीका है या फिर नॉन फाइनेंशियल तरीका है। फाइनेंशियल तरीका है या फिर नॉन फाइनेंशियल तरीका है। जब मैं फाइनेंशियल तरीके से बात करूंगी तो कौन से हैं, देखो कौन से मोटिवेटर्स हैं। पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मतलब कि बेसिक सैलरी हो गया, उसके बाद अलाउंसेस में डियरनेस अलाउंस, है ना, बहुत सारे अलाउंस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, तो अलग अलग तरह के अलाउंसेस देना, यानी कि कैश बेनिफिट देना। प्रॉफिट शेयरिंग करना, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का उसका कुछ पोर्शन एम्प्लॉय को देना ताकि वो और काम कर सके और प्रॉफिट को बढ़ाए। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग। फिर स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि
जो आपके कंपनी के शेयर्स हैं, वो थोड़े शेयर्स जो हैं वो आप किसको दे दोगे, एम्प्लॉय को दे दोगे। आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में सुना होगा, इसॉप, है ना। तो जो शेयर्स है वो किसको देना, एम्प्लॉयज को देना, ताकि वो एक ओनरशिप का सेंस आए उनमें, कि उनको लगे कि भाई हम ही ओनर है इस कंपनी के, अगर हमें ओनर बना दिया गया है तो हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। तो वो होता है स्टॉक ऑप्शन। फिर बोनस, ठीक है, जो अलग अलग ओकेजन्स पे बोनस मिलता है वो। फिर कमीशन, है ना, कि भाई इतना प्रॉफिट आपने अचीव किया या इतने सेल्स किया तो आपको इतना जो है कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो वो कमीशन। फिर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, कि आपने इतना काम किया तो उस बेसिस पर आपको इतना और पैसा मिलेगा और वेजेस मिलेंगे। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, की एम्प्लॉय जब 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद भी उसको पेंशन, ग्रेट्युइटी, लीव इनकैशमेंट, ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना। फिर परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स का मतलब होता है कि जैसे घर देना, मोटर कार देना, एजुकेशन फैसिलिटी देना, है ना, ये सब होते हैं परक्यूजिट्स। यानी कि ऐसी कुछ फैसिलिटीज जिनको हम कैश में वैल्यू करते हैं, ठीक है, जिनको हम कैश में वैल्यू करते हैं, हालांकि उनकी कुछ वैल्यू होती नहीं है, बट हम उनको कैश में वैल्यू करते हैं, उनका वैल्यूएशन होता है कैश में। हाउस हो गया, कार हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, तो ये सब क्या है, परक्यूजिट्स है। तो ये कुछ फाइनेंशियल तरीके हैं, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स है। वहीं पर अगर मैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की बात करूं तो भाई स्टेटस, की एम्प्लॉय एक अच्छे स्टेटस पर पहुंचे, एक अच्छे रैंक पर पहुंचे, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा बनाइए, है ना, एक अच्छा पॉजिटिव हेल्दी क्लाइमेट बनाइए जिससे कि एम्प्लॉय हमेशा खुश रहे। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज देते रहिए उसको, ताकि उसको लगे कि नहीं भाई मेरे को तो और ऊपर पहुंचना है, और ऊपर पहुंचना है, ठीक है। फिर जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि उसको और चैलेंजिंग जॉब्स देना, ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे और काम करता रहे, तो वो जॉब इनरिचमेंट होता है, उसको चैलेंजिंग जॉब्स देना, ठीक है। एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करो कि भाई उसने अगर छोटी से छोटी भी कुछ अचीवमेंट करी है तो उसको रिकॉग्निशन दो, है ना। जॉब सिक्योरिटी, उसको जॉब, उसका जो जॉब है वो सिक्योर्ड रहे लंबे समय तक, उसको बार बार निकालना नहीं ऑर्गेनाइजेशन में से। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉय को एम्पावर करना। तो ये सब है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, ठीक है। फिर अब हमने बात करनी है लीडरशिप की। हमने लीडरशिप की बात करी थी और स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा था, है ना, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, influencing the behavior of employees at work, behavior of employees at work towards the achievement of goals। वही वन डायरेक्शन कौन सा है, अचीवमेंट ऑफ गोल है, और बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना ताकि गोल्स अचीव हो सके, वो क्या कहलाता है, लीडरशिप कहलाता है। कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ी थी हमने पहले तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में या अथॉरिटेटिव लीडरशिप के बारे में, जिसमें एक ही लीडर होता है, वन बॉस, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। देयर इज वन बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। जो उसने बोल दिया, जो उसने डिसीजन दिया, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए, वो सबॉर्डिनेट को फॉलो करने पड़ेंगे। तो दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल। देखिए वर्ड्स पे ध्यान देना, कंप्लीट कंट्रोल मतलब उसी का पूरा कंट्रोल रहेगा ओवर द सबॉर्डिनेट। ही टेक्स ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ विदाउट एनी पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स। तो उसने जो बोल दिया वही फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में सभी का पार्टिसिपेशन रहेगा ताकि डिसीजन अच्छा बने और सभी लोग उसको फॉलो करें, है ना। तो इट इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अदर बिजनेसेस ऑफ ऑल। तो सभी जो ट्रांजेक्शन, बिजनेसेस का मतलब है यहाँ पर ट्रांजेक्शन, तो डिसीजन मेकिंग में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जिससे भी रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिसीजन का, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन हो, ऐसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सा है, डेमोक्रेटिक। फिर फ्री रीन या लेजस फेयर लीडरशिप। फ्री रीन या लेजस फेयर लीडरशिप का मतलब है कि भाई
देयर इज डेलीगेशन ऑफ पावर टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन दिस स्टाइल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा कंसंट्रेशन है पावर का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे थोड़ा, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे थोड़ा है, ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, फ्री रीन लीडरशिप में सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक भी पावर ऑफ जो डेलीगेशन है ना, जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो इक्वल है, मतलब सभी को अधिकार है कि वो अपना डिसीजन दे सकते हैं इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, वी आर हाफ वे हियर, वी हैव डिस्कस 8 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स। ठीक है, अब फटाफट फटाफट डिस्कस करते हैं और वी आर हाफ वे हियर। ठीक है, 8 क्वेश्चंस हो गए, बस 8 क्वेश्चंस और है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं मेरे साथ तो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा, बस हिम्मत बनाए रखिएगा, जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको इजीली आसानी से भी क्लियर हो जाएगा चैप्टर। कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो ब्रेक ले लो, कुछ सेकेंड्स का, कुछ मिनट का, है ना, फिर आ जाओ। चलिए ब्रेक ले लीजिए। हाँ चलो अब आ जाते हैं वापस से, है ना, पॉज कर लेना वीडियो चाहो तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वाई ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेनिफिशियल, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, एक्सप्लेन सिचुएशंस इन विच दिस स्टाइल इज सुटेबल। अब हमें क्या करना है, एक एक स्टाइल को, उसके एडवांटेजेस को, बेनिफिट्स को और सुटेबिलिटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला कौन सा स्टाइल हमने पढ़ा था, ऑटोक्रेटिक, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो अकेला पर्सन है जिसको सारे डिसीजन लेना है तो जल्दी से जल्दी वो डिसीजंस ले लेगा। फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ द लीडर, जो लीडर होता है उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ भाई मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैंने सारे डिसीजन दिए। ठीक है, तो वो है उसका कि भाई सेटिस्फैक्शन रहता है उसको लीडर का, है ना, देयर इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द लीडर। लेस कंपिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल, क्योंकि सारे डिसीजन जो है वो लीडर ही ले रहा है, तो लोअर लेवल पे अगर लेस कंपिटेंट एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाफिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन स्पीड इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करना है जिसमें, ऐसा कुछ बिजनेस करना है जिसमें आपको स्पीड की जरूरत है, तो उसमें क्या होगा, जब आप लोगों से पूछोगे फिर डिसीजन लोगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो जब यहाँ पे स्पीड की जरूरत है तो यहाँ पर ये स्टाइल काम करेगी, क्योंकि लीडर को ही सारे क्या करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं। अब ड्रॉबैक्स की बात करें, बताओ कि ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्यों अच्छी नहीं है। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज वाई नॉट सो गुड, क्योंकि लो मॉरल एंड फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सारे जो डिसीजन है वो अगर लीडर ही लेगा तो इसमें एम्प्लॉय क्या करेगा, और एम्प्लॉय कुछ नहीं करेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगी कि भाई मैं इतना रोज सुबह उठ के आता हूँ काम करने के लिए, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना, तो लो मॉरल एंड फ्रस्ट्रेशन। फिर लेस इनिशिएटिव बाय सबॉर्डिनेट, फिर सबॉर्डिनेट वही कम इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, फिर साथ में काम करने से ज्यादा मना कर देते हैं वो लोग। फिर पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी गो डाउन, क्योंकि उस एम्प्लॉय का जो पोटेंशियल है वही रियलाइज नहीं होता, वही उसको पता नहीं चलता कि उसमें कितना पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है, एक ही लीडर ले रहा है। ठीक है, फिर नो डेवलपमेंट, कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। अब कौन सी सिचुएशन है जहां पर ये लीडरशिप स्टाइल सुटेबल है, कौन सी सिचुएशंस है जहां पर ये लीडरशिप स्टाइल सुटेबल है, तो सबॉर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड, यहाँ पर जहां पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अनएजुकेटेड है, उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, अनस्किल्ड है, तो वहां पर लीडर अगर अच्छा हो तो लीडर सारे डिसीजंस ले सकेगा। ठीक है, कंपनी फॉलो FNP डिसिप्लिनरी टेक्निक, FNP का मतलब होता है फियर एंड पनिशमेंट। तो अगर कंपनी ये टेक्निक फॉलो कर रही है कि भाई थोड़ा डर बना के रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ने कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट देना है, तो अगर ये डिसिप्लिनरी टेक्निक फॉलो कर रही है तो वहां पर ये सुटेबल है। और फिर लीडर्स डोमिनेशन इन डिसीजन मेकिंग, अगर लीडर चाह रहा है कि मैं ही सारे डिसीजन लूं, डोमिनेट करूं, तो यहाँ पर भी वो लीडरशिप स्टाइल ठीक है। ठीक है, सुटेबल है। फिर जो हमने सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, डेमोक्रेटिक,
इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और सुटेबिलिटी है। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर सभी का पार्टिसिपेशन रहता है तो इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल, डेवलप्स एंड इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, वो भी अच्छी तरह से डिसीजंस ले सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है लोगों में, है ना। यहाँ पे लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस होता है क्योंकि एम्प्लॉयज कम एब्सेंट होते हैं, जो एम्प्लॉयज है वो कम निकाले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में से, है ना। तो वो होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड क्वालिटी डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप के थ्रू। अब जहाँ पर एडवांटेजेस हैं तो वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ पे हर किसी से पूछकर डिसीजन लेना पड़ता है। अब जहाँ पर अगर सबॉर्डिनेट और जो सुपीरियर है उनमें ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक अच्छा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे अगर आप में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। फिर लीडर में गिव वर्क बट रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई काम तो दे दिया लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है यही नहीं पता चल पा रहा, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा कि मैंने काम दिया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को झटकार रहा है ना, तो ये नहीं चलेगा। फिर इट में गिव एन इमेज दैट लीडर इज इनकम्पिटेंट, भाई अगर सारी चीजें अगर आप एम्प्लॉयज से पूछ के कर रहे हो तो ये एक इमेज बन रही है ना कि भाई लीडर जो है वो इनकम्पिटेंट है, उसको कुछ नहीं आता, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, एम्प्लॉय ले रहा है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अब कौन सी सिचुएशंस है जहां पर ये सुटेबल है, तो व्हेन गोल ऑफ अ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस टू एम्प्लॉयज, कंपनी का गोल ये है कि भाई जो भी काम करना है वो एम्प्लॉयज को करना है, उनको थोड़ा इंडिपेंडेंस देना है, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करना है, तो वहां पर ये सुटेबल है। फिर व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर्स, भाई लीडर जो है वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों के साथ सोचता है, वो शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है ना। when subordinates have accepted goal of the organization, भाई सबॉर्डिनेट्स ने भी ठान लिया है कि भाई ये जो गोल है इसको तो अचीव करके ही रहना है, करके ही रहना है, तो वहां पर ये सुटेबल है, ठीक है। फिर वही हमने थर्ड जो कौन सी पढ़ी थी, थर्ड पढ़ी थी फ्री रीन लेजस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स पर ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए चलिए, कम ऑन 11 क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जल्दी से बस 5 एक क्वेश्चन और बचे हैं और फिर हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है लेजस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप के, एम्प्लॉयज पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है क्योंकि लोअर लेवल तक अथॉरिटी डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, है ना। फिर मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, डेवलपमेंट भी होता है और जो भी पोटेंशियल रहता है एम्प्लॉयज का वो फुल्ली यूटिलाइज होता है, वो डिसीजंस अच्छी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और वहां पर ये तो होगा इसके बेनिफिट्स। फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ द लीडर, क्योंकि जब पूरा अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली तो ज्यादा लीडर ध्यान नहीं देगा, है ना, ज्यादा लीडर गाइड नहीं करता, तो सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द सपोर्ट, उनको जो भी करना है वो खुद से ही करना है, ठीक है। इट इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीडर, यहाँ पे लीडर की इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन को ध्यान नहीं दिया जाता, है ना, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो लीडर को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। एंड इट में रिजल्ट इन क्योस, कि भाई एम्प्लॉयज में भी झगड़ा हो सकता है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो इट में रिजल्ट इन क्योस, है ना। फिर सुटेबिलिटी कहाँ पर है, सुटेबिलिटी सबऑर्डिनेट्स बिकम मोर नॉलेजेबल एंड वेल ट्रेन्ड, एम्प्लॉयज जो है सबऑर्डिनेट्स जो है वो काफी नॉलेजेबल हो जाते हैं, ट्रेनिंग उनको अच्छी रहती है इससे, क्यों, क्योंकि सारे डिसीजन वो खुद ही ले रहे होते हैं और एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन का काम करते हैं, उन लोगों को, है ना, मोटिवेटेड वो खुद से ही रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम कौन है, हम है डिसीजन मेकर्स, इसीलिए वो मोटिवेटेड रहता है। तो ये हमने 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में डिस्कशन कंप्लीट किया। अब हमें बात करनी है कि भाई कम्युनिकेशन बस लास्ट एलिमेंट है, चलिए चलिए, हाँ,
तो हमने पढ़ा था कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर मैंने एक तरह से ड्रॉ करी है। सबसे पहले एक सेंडर होता है जो अपना मैसेज जो है ना, दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो सेंडर जो है वो मैसेज जो है वो पहले तो इनकोड करेगा। इनकोड करने का मतलब ऐसी भाषा में कन्वर्ट करेगा जो अंडरस्टैंडेबल हो, है ना, इनकोड करेगा, और एक मीडिया चैनल के थ्रू किसको भेजेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा। फिर रिसीवर जो है वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, मतलब समझने की कोशिश करेगा रिसीवर। फिर रिसीवर जो इंफॉर्मेशन उसको रिसीव हुई उसको क्या करेगा, वो फीडबैक देगा कि हाँ भाई मेरे को ये जो है इंफॉर्मेशन, ये मैसेज, ये जो है रिसीव हो गया है ना। और अब इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, जिसको कहते हैं नॉइस। तो ये है हमारी पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है, ये है हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कम्युनिकेशन की प्रोसेस बताओ या फिर कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, तो ये आप लिख देना पूरी प्रोसेस कि इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और जस्ट इसका अपोजिट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इन्होंने पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ऑफिशियल्स के बीच में होता है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं ये बताना है। सबसे पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब सुपीरियर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बता रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कोई नोटिस भेज रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, कोई ऑर्डर भेज रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट अपने बॉस या सुपीरियर को कुछ बता रहा है तो वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, सजेशन दे रहा है, कंप्लेंट दे रहा है ना, तो वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या है कि जब सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के लोग, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ऐसा होता है ना हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे क्या है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, व्हेन योर टीचर कम्युनिकेट विद अनदर टीचर दैट इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम है ना। फिर नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में कि भाई इधर के लेवल का इधर के लेवल से बात कर रहा है, ठीक है, इधर के लेवल का एम्प्लॉय इधर के लेवल से बात कर रहा है। तो व्हेन योर टीचर कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ योर स्कूल, तो वो हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, दे आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी, तो वो हो जाएगा डायगोनल। तो ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स। फिर हमने कुछ नेटवर्क्स के बारे में डिस्कशन किया था, नेटवर्क्स के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में हमें बताना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नेटवर्क्स कौन से होते हैं। तो पहले तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखो क्या होता है, एक होता है व्हील पैटर्न। अब व्हील पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पर सपोज करो बी मान लो बॉस, ठीक है, बी कौन है, बॉस है। तो बी जो है ना, व्हील पैटर्न में बी जो है वो पहले ए को बताएगा, ठीक है, फिर बी जो है वही डी को भी बताएगा, फिर बी जो है वो ई को भी बताएगा नीचे, फिर बी जो है वो सी को भी बताएगा। मतलब एक ही जो डायरेक्शन है, एक ही सुपीरियर से सारे कम्युनिकेशंस होंगे। ठीक है, एक ही सुपीरियर जो है वो सभी को इंस्ट्रक्शंस देगा, वो किसी और से ज्यादा कंसल्ट नहीं करेगा। तो वो कौन सा पैटर्न हो जाएगा, व्हील पैटर्न, ए टू बी, ए टू बी, है ना, ए टू बी, या मैं बोलूँ तो बी टू ए, बी टू ए, बी टू डी, बी टू सी, बी टू ई। ये क्या हो गया, व्हील पैटर्न हो गया। अब दूसरा है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में क्या हो रहा है, देखो चेन बनानी है अपने को, तो चेन कैसे बनेगी, बी टू सी, सी टू डी, है ना, डी टू ए।
यही सर्कल पैटर्न भी यही हो गया। फिर ऑल सोर्स पैटर्न मतलब कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। फिर इन्वर्टेड वी पैटर्न का मतलब ये होता है कि सपोज करो ये जो ई है ये सबऑर्डिनेट है ना, ये जो ई है ये कौन है, सबऑर्डिनेट है, ई इज द सबऑर्डिनेट। अब ई को बात करनी है डी से, ई को किससे बात करनी है, डी से। अब ई डी से तो बात कर सकता है क्योंकि वो उसका सुपीरियर है। अब इन्वर्टेड वी पैटर्न में ई ना बी से भी बात कर सकता है डायरेक्टली। इन्वर्टेड वी पैटर्न में ई जो है वो किससे बात कर सकता है, बी से भी बात कर सकता है डायरेक्टली। तो इस तरह से कि इन्वर्टेड वी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड वी पैटर्न बन रहा है कि ई जो है वो डी से भी बात कर सकता है और डी के अलावा वो किससे बात कर सकता है, बी से भी बात कर सकता है। तो वो है इन्वर्टेड वी पैटर्न। तो ये कुछ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न्स। वहीं अगर मैं गॉसिप की बात करूं, गॉसिप गॉसिप क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। गॉसिप इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, जिसको हम चिट चैट भी बोलते हैं, रूमर्स भी बोल सकते हैं कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, तो वो गॉसिप हो गया। फिर क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है कि मान लो कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है, मान लो G1। अब G1 का कोई पर्सन, है ना, जैसे मान लो बी ए को कुछ बता रहा है, फिर ए जाकर के दूसरे ग्रुप के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है ना, ए जाकर के दूसरे ग्रुप वालों से कुछ कह रहा है, और फिर दूसरा जो ग्रुप का पर्सन जिसको ए ने बताया था, ए, तो वो पर्सन और किसी अपने ग्रुप को बता रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो वो कौन सा होता है, क्लस्टर, है ना, क्लस्टर। फिर सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड मतलब कि ए बी सी डी ई ऐसे पूरे लाइन बाय लाइन कम्युनिकेट हो रहा है, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई, है ना, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा अपना सिंगल स्ट्रैंड। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उससे कम्युनिकेट करेगा, तो वो है कि प्रोबेबिलिटी। तो ये कौन से हो गए हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। फिर हमने बात करना है कि भाई बताओ फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो यहाँ पर मैंने पहले तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है कि ये सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, हर चीज यहाँ पे अच्छी तरह से होती है, सिस्टमैटिक होता है। इजी टू लोकेट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन किसको बता रहा है ये जानना काफी आसान रहता है इसमें, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसानी से फिक्स कर सकते हैं और कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर सकते हैं काम के ऊपर कि भाई भाई बताओ कितना काम हो गया। तो ये क्या है, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर वहीं अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बहुत ढिल्ला काम हो सकता है, तो डिले इन कम्युनिकेशन। फिर इम्पर्सनल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई किसी को कोई मतलब नहीं, भाई मैं आपका सुपीरियर हूँ, मेरे को मैं जो ऑर्डर दूँ वो फॉलो करना जरूरी है, तो इम्पर्सनल नेचर हो जाता है। अब अगर मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अब ये भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक एम्प्लॉई के बेनिफिट, मतलब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होंगे, है ना, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ई, ठीक है, एक तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होंगे और एक एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होंगे, सॉरी ये मैंने आर लिखा है, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होंगे और एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होंगे। बताओ सोशल सेटिस्फैक्शन किसको होगा, सोशल सेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉय को, तो ये किसके लिए हो गया, एम्प्लॉय के लिए हो गया, ठीक है, ये किसके लिए हो गया, एम्प्लॉय के लिए हो गया। फिर फिल अप द कम्युनिकेशन गैप, अगर आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाएगा, वो किसका है, वो है एम्प्लॉयर के लिए कि भाई वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ। फिर नॉट सुटेबल टू डिस्कस ऑफिशियल मैटर्स, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर आप बात कर रहे हो कि भाई इतना सेल्स टारगेट है ये अचीव करना है, तो इट इज नॉट सुटेबल। तो ये किसके लिए हो गया, एम्प्लॉय के लिए हो गया बेनिफिट, किसके लिए हो गया, ये एम्प्लॉय के लिए हो गया बेनिफिट, क्यों, क्योंकि वो अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उनके बीच रहता है। फिर फास्ट कम्युनिकेशन, ये एम्प्लॉयर के लिए हो गया बेनिफिट, है ना, ये मैं आर लिख रही हूँ मतलब एम्प्लॉयर और ई मतलब एम्प्लॉय। तो ये
फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, ये किसके लिए हो गया, एम्प्लॉयर के लिए हो गया, क्योंकि उसको जो भी कम्युनिकेशन करना है वो इजीली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कर सकता है। एंड कट थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, इसमें कोई भी तरह के ऑफिशियल चैनल्स फॉलो नहीं होते हैं। वो किसके लिए हो गया, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया। वो किसके लिए हो गया, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया। ठीक है, और द लास्ट वन हियर इज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मैनेजमेंट एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये किसके लिए हो गया, एम्प्लॉयर के लिए हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयर तो यही चाहेगा कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी तरह के झगड़े ना हो। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन दीज थिंग्स। ठीक है, और वहीं पर मैं अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो ये अनसिस्टमैटिक होता है, इसमें कोई भी तरह का सिस्टम नहीं रहता है ना। रूमर्स स्प्रेड हो सकते हैं इससे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन, जहाँ पर ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सोर्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में हम पता नहीं लगा सकते कि किसने बात बोली है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपके जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है बिजनेस के, वो भी लीक हो सकते हैं ड्यू टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आ गए हैं हम सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पे, बस लास्ट क्वेश्चन। 45 मिनट्स, बस एक आध घंटे में, मतलब मैक्सिमम एक आध घंटे में हो जाएगा ये। अगर आप इसको स्पीड में भी देखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस 5-10 मिनट और, 5-7 मिनट और। ठीक है, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स दैट में अराइज इन कम्युनिकेशन। बताइए, हमने बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो 4 कैटेगरी है बैरियर्स की। सबसे पहली कौन सी है, सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। बताइए, आपने मैसेज ही बैडली एक्सप्रेस करा, मतलब आपने मैसेज ढंग से दिया ही नहीं, ठीक है, तो वो हो गया सिमेंटिक बैरियर। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, सपोज मैं लिख रही हूँ प्राइस, मैं लिख रही हूँ प्राइस कि इस कमोडिटी का प्राइस इतना है, और मैंने ये वाला प्राइस लिख दिया। मेरे को कौन सा प्राइस लिखना था, मेरे को ये वाला प्राइस लिखना था, PRICE प्राइस, है ना, मेरे को ये वाला प्राइस लिखना था और मैंने ये वाला लिख दिया, तो ये गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज की एरर आ गई, तो दैट इज सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। फिर फॉल्टी ट्रांसलेशंस, है ना, ट्रांसलेशन आपने गलत किया, वो कौन सी दूसरी भाषा में था और आपने उसका कुछ गलत मीनिंग ले लिया, फॉल्टी ट्रांसलेशन किया, तो वो आपकी मतलब सिमेंटिक बैरियर में आ जाएगा। फिर अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, कि मतलब समझने के पहले आपको जो आपका जम्पशन लिया आपने कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। फिर टेक्निकल जैर्गन, टेक्निकल जैर्गन का मतलब होता है कि आपने बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करके समझाने की कोशिश की, बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया जिससे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो वो हो गया टेक्निकल जैर्गन। फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए, आपके गेस्चर्स भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि सामने वाले को समझ आए कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो उसको, है ना। तो वो हो गया बॉडी लैंग्वेज। तो ये कौन से हो गए, सेमेंटिक बैरियर्स। फिर हमने साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में देखा था, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की, सामने वाले के बताने से पहले ही आपने प्री मैच्योरली इवैल्यूएट कर लिया कि सामने वाला बोलने क्या वाला है, फिर आपने उसका मतलब भी निकाल लिया, तो हो गया प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। फिर लैक ऑफ अटेंशन, आपका ध्यान नहीं था जब सामने वाला बात कर रहा है ना, जब सामने वाला बात कर रहा है आपका ध्यान नहीं था, तो वो लैक ऑफ अटेंशन। फिर लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि भाई जब आपने पूरी प्रोसेस करी कम्युनिकेशन की तो सामने वाले से वो मैसेज ही छूट गया, ओरिजिनल मैसेज जो उसको कम्युनिकेट करना था, समझ रहे हो, उसको जो कम्युनिकेट करना था ओरिजिनल मैसेज वही छूट गया, तो दैट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन। वो मैसेज को ध्यान ही नहीं रख पाया कि उसको बोलना क्या था, तो दैट इज पुअर रिटेंशन। ठीक है, डिस्ट्रस्ट, सामने वाले पे आप ट्रस्ट नहीं करते जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो दीज आर द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में बात करी थी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है जो आपको फ्रीली कम्युनिकेट करने नहीं दे रही, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीली कम्युनिकेट करने दे। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं, स्टेटस डिफरेंस है, जिससे आप बात करना चाह रहे हो वो हायर अथॉरिटी पर है, तो स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। कम्प्लेक्सिटी है ना, फैसिलिटीज अच्छी तरह से प्रोवाइडेड नहीं है ना, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है जिससे कि आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स।
फिर हमने बात करी पर्सनल बैरियर्स की, कि आप सुपीरियर से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, सुपीरियर से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर है मतलब सुपीरियर आप पे भरोसा नहीं कर रहा कि आप भाई अच्छे से काम करोगे या इस मैटर को ध्यान में रखोगे, है ना, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंसेंटिव अच्छे नहीं मिल रहे तो आप क्यों सुनोगे सामने वालों की बात, उससे आपको क्या मिलेगा, तो दैट इज लैक ऑफ इंसेंटिव। फियर ऑफ अथॉरिटी, की अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो उसकी अथॉरिटी को धक्का लगेगा, पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेगा, दैट इज फियर ऑफ अथॉरिटी। अनविलिंगनेस, आपकी इच्छा नहीं है बात करने की, ठीक है, तो दैट इज पर्सनल बैरियर्स। फिर ये तो हमने बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट था कि हाउ कैन वन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बताइए कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपको कम्युनिकेशन करना है। तो सबसे पहले तो ओपन माइंडेडनेस रखो, ठीक है, आप ओपन माइंडेड होने चाहिए। फिर आप एक गुड लिसनर होना चाहिए, ठीक है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर जो भी आपका आइडिया है वो कम्युनिकेशन से पहले क्लैरिफाई कर लो कि भाई इस बारे में है ये कम्युनिकेशन, है ना। रिसीवर की नीड्स पे ध्यान दो कि सामने वाले की नीड्स क्या है, उस हिसाब से कम्युनिकेट करो। कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करने से पहले कंसल्ट कर लो कि मैं आपसे क्या, जो भी कंसल्टेशन होगा वो कर लेना, ठीक है। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड मैसेज, अच्छी तरह से बात करो, सॉफ्टली पोलाइटली बात करो, ठीक है। तो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेट करो, फॉलो अप करो कम्युनिकेशन का, प्रॉपर फीडबैक लो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो। एंड हियर इज द एंड ऑफ अवर रिविजन टुडे। we have discussed the directing function, directing chapter number 7, chapter number 7 we have discussed the chapter number 7 directing। आई होप आपको ये रिवीजन सेशन अच्छा लगा है, भाई बहुत ही धीरे जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये रिवीजन सेशन जो है वो अच्छा लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।